नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2 जो इसका दूसरा टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति का है क्रांति की शुरुआत। ठीक, तो आज शुरू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वो डेट्स हैं महत्वपूर्ण, वो पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्रांति की शुरुआत। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे, क्योंकि खजाना खत्म हो गया था इनका। और साला वो तो लुई 16, आपको पता ही है, ब्रिटेन को भी हराने, ब्रिटेन से दुश्मनी थी उसकी, इसलिए वो अमेरिका के 13 उपनिवेश मतलब उपनिवेश को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका मदद की और अमेरिका को पैसे दिए। अब वो खुद कंगाल हुआ है तो ही दे रहा है, देख सकते। इसलिए क्या आप सोच सकते हैं कि उसने कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी समाज सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। अब ये इसका उत्तर जानेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, मतलब कर कैसे बढ़ाया। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी सम्राट मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे एस्टेटस जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेटस अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट की निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसके अंतिम बैठक सन 1600 शब्द में बुलाएगी। मतलब ये पूछ सकते हैं कि एस्टेटस की मतलब अंतिम बैठक कब बुलाई थी। मतलब फिर तो ये 1789 में हुई थी बैठक, पर 1789 से पहले कब हुई थी, 1600 शब्द में हुई थी। और उस टाइम कौन सा राजा था, आप सोच सकते हैं, मतलब 2 पीढ़ी तक बुले नहीं। उसके बाद फ्रांसीसी, ये डेट याद रखना है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेटस ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। कितने? 300 पादरी 300, पहले एस्टेटस 300 भेजे, दूसरे एस्टेटस ने 300 भेजे प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेटस के 700 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेटस का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसके? तीसरे एस्टेटस के। और किसानों और तो कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसका? किसानों और कारीगरों का। ये गलत बात है, तो कुछ नहीं, प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। और ये बात याद रखना कि इधर चुनाव कैसे होता था, आपको बताते हैं। इधर चुनाव होता था, मतलब इधर आप अभी क्या कहा, पहले एस्टेटस में 300 आदमी, कितने? 300, ठीक। दूसरे एस्टेटस में मतलब पादरी में 300, कुलीन में 300, और तीसरे एस्टेटस मतलब जनसाधारण, इसमें 600 आदमी थे। पर इधर चुनाव ऐसे नहीं होता था कि मतलब ये बेचारे परेशान हो गए, कर तो इन दोनों को देना पड़ेगा नहीं, ये दोनों 300 300 600 हो गए, ये जनसाधारण सबसे ज्यादा थे, इसलिए। तो इधर चुनाव ऐसे नहीं होता था कि मतलब ये जीत जाए तो अपनी मर्जी से ये कुछ भी कर सकते। इधर पहला स्टेटस है, 300 लोगों का मात्र एक वोट दिया जाएगा। इसमें भी 300 लोग हैं। कितने? 300 लोग हैं। तो 300 लोग हैं, तो रुको 2 मिनट। तीन सौ लोग हैं। कितने? 300 लोग, तो एक वोट ही दे पाएंगे। और पादरी 300 का एक दे पाएंगे, और कुलीन भी 300 का एक, और
जनसाधारण थे 600, जिसका भी एक वोट गिना जाएगा, तो ये गलत है। तो विरोध किसने किया? जनसाधारण, तीसरे स्टेटस ने विरोध किया, क्योंकि ये गलत है भाई साहब। तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया, इस प्रकार चुनाव होता था। 300 प्रतिनिधि भेजे गए थे, आमने सामने कतरम बिठाए गए थे। तीसरे स्टेटस के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े गए थे। ये 40,000 पत्र के माध्यम से उनकी आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार। देखो, एक मत देने के सिर्फ अधिकार था। इसके बाद इस बार में लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। पूरी सभा द्वारा मतदान करना चाहिए। किन्होंने मांग रखी? तीसरे वर्ग ने, क्योंकि तीसरा वर्ग बेचारा कह रहा है कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि कर तो बेचारा इन्हों को ही देना पड़ता था। इनके किया जाता है सालों इन पादरी कुलीन का, क्योंकि ये तो साले कुलीन तो टाइट कर लेते थे, और बेचारे ये साले कुलीन तो कुछ ऐसे ही राजा के थे, चमचे थे, इसलिए ये भी कर नहीं देते। बेचारे मरती थी जनता, मतलब जनसाधारण। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा में मतदान कराया जाना चाहिए। पूरी सभा मतलब 600 लोग हैं तो 600 हो गए, 300 वो पादरी, 300 कुलीन, तो वो उनका भी अलग अलग एक एक होगा वोट जाने से, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक, रूसो की पुस्तक आप पूछ सकते हैं कि कौन सी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। रूसो की पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, क्योंकि ये गलत बात है। अस्वीकार राजा ने किया, सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, तो ये तीसरे स्टेटस खड़े हो गए। क्या सालो तुम, जब अब फिर इनको गुस्सा आ गए तो देख सकते हैं आप क्या होगा। आगे चलते, कहानी बहुत अच्छी है, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। चलिए ठीक। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में, कहाँ, ये याद रखना है, ये प्रमुख कि कहाँ इकट्ठे हुए थे जनसाधारण लोग? इंडोर के टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित, ये जनसाधारण ने कौन से असेंबली की घोषित की? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे ने किया। कौन से लोग दो प्रमुख थे? और ये बात आपको और बता दूं, अभी आपको बताएंगे, खास बात, बहुत अच्छी बात है कि मिराबियो और आबे ये जनसाधारण से नहीं थे, ये कुलीन पादरी थे, तो भी ये इनके सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे ये गलत हो रहा है। और बेचारे ये बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसे कह रहे थे। मिराबी और आबे सीए, ये दो व्यक्ति थे, याद रखना। नेशनल असेंबली नेतृत्व किसने किया? दो व्यक्ति है, ये याद रखना, मिराबियो और आबे सीए पूरा नाम है। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में, देख सकते हैं, मिराबियो का जन्म कुलीन वर्ग में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्षाई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था, देख सकते हैं। आबे सीए कौन था? पादरी वर्ग का था। उसे तीसरा स्टेटस क्या है? शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, क्या नाम था, पैम्फलेट लिखी। इसके बाद ये देख सकते हैं, विशाल पेंटिंग के लिए एक जाक लुई डेविड द्वारा बने गए शुरुआती रेखांकन ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगी जानी थी। ये देख सकते हैं, ये ऊपर देख सकते हैं, मिराबियो है और वो है आबीसी, और ये डेट भी देखनी है, डेट देख लेना, ये प्रमुख है। ये 1770 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है।
सरकारी खजाना खाली हो चुका है, प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष घर आता है। 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान हुआ है। 33 स्टेट्स जनरल असेंबली का गठन करते हैं। 1789 बासली पर हमला होता है, देहात के किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 में फ्रांस गणराज्य बनता है। 92 में गणराज्य बनता है। सिर काट कर राज्य को मार दिया जाता है। किसको? लुई 16वें को। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है 92-93 के अंदर। फ्रांस पर डायरेक्टरी शासन लागू होता है। उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और वापस से राजतंत्र आ जाता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और ऐसे कि नेपोलियन बहुत अच्छा था, ऐसे मतलब जनता भी खुश थी क्योंकि ना तोल की प्रणाली लाई इन्होंने, जो लड़ाई सुलह किया। आप 10वीं में देखेंगे नेपोलियन का। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होगी। वाटरलू युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन की हार होगी। ठीक, जिस वक्त आगे चलते हैं, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। पाव रोटी की कीमतें आसमान मतलब महंगी हो गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। मतलब वो पाव रोटी को जमा करते बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर दिया। बेकरी की दुकानों पर घंटों घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोली क्योंकि बेचारे को मिल नहीं रही थी पाव रोटी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया क्योंकि लड़ी होगी। तब आपको पता है क्रूर भीड़ ने सफदर जोली को बास तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तनाबूद कर दिया, मतलब पूरा ध्वस्त कर दिया। देहाती इलाकों में गांव गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लट्ठे तो लुटेरों के गिरोह बुला दिए हैं, भीड़ बुला दिए जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। फिर तो आप बताइए क्या होगा। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए क्योंकि आपको पता ही है मौत किसको प्यारी लगती है। आपको बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। किसका? लुई 16 की संविधान, अब संविधान मतलब सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। ऐसे नहीं कि लुई 16 अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। ठीक, इसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के लिए उन्मूलन और आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ओहो, खतरनाक। इसके बाद ये आप और ये पढ़ सकते हैं, भय की लहर का प्रसार। मानचित्र में पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते चले। भय की लहर से अपर इलाके हैं। 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र प्रमुख भगदड़ बाहरी हिस्से। भय की लहर का विस्तार ये देख सकते हैं आप। लहर तो आप देख सकते पूरा शहर ये कहे तो ऐसा आ जाए। इसके बाद 2.1 में चलें। 2.1 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो देखते हैं, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र साफ दिखाता है कि नई राजनीति व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक, इसके बाद ये देख सकते हैं कि कैसे न्यायपालिका न्यायाधीश होता है। ये देख सकते हैं, वोट देते हैं। सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। निर्वाचक 50,000 पुरुष। वोट नेशनल असेंबली 745 सदस्य होते थे विधायिका में। इसके बाद नियंत्रण सम्राट
सम्राट में कार्यपालिका के पास, और सम्राट नेशनल असेंबली 745 सदस्य, और ये दे सकते हैं निषेध है ये तो। उसके बाद नियंत्रण कौन करता था? मंत्री का, नेशनल असेंबली के मंत्री 745 सदस्य थे, और न्यायाधीश वोट सीधे न्यायाधीश न्यायपालिका जाते थे, जनता देती थी। निष्क्रिय नागरिक थे, मताधिकार प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिला, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये प्रमुख बात है। उसके बाद 17 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, या पर देख लिया हमने अभी। अप्रत्यक्ष सन 17 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। संविधान बनाने का अधिकार किसे सौंप लिया गया? नेशनल असेंबली को। सन 1791 में नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। सर्वप्रथम नागरिक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, यह बात याद रखना। यह अभी मैंने बताया था 25 वर्ष उम्र वहाँ, और महिला को वोट नहीं दिया जाता, बच्चे वोट नहीं दे सकते थे, और कोई मतलब गरीब आदमी वोट दे ही नहीं सकता था, ये बात याद रखना। सिर्फ बड़े बड़े आदमी, अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुके थे, ये दे सकते। 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर रहे, मतलब धनी आदमी की बात कर रहे हैं, वोट धनी आदमी दे, ये आप बात करो। पहली बात तो रईस आदमी वोट देगा, तो इसमें गरीब तो दे ही नहीं सकता, पुअर तो दे ही नहीं सकता। उसके बाद महिला तो वोट दे नहीं सकती, बच्चों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और रईस भी होते थे, रईस में भी 25 वर्ष की उम्र होती थी, वही अलाउड थे। तो आप देख सकते कितना ज्यादा। उसके बाद पुरुषों और महिलाओं के निष्क्रिय नागरिक रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं के उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक, इसके बाद अब आप देख सकते हैं पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बारबिए द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस की ओर, बाईं ओर की कानून की निरूपित करती है। उसके बाद पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार सम्मान होते हैं, और ये आप पढ़ सकते हैं, ये अभी बताते। ठीक, तो हम पढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रांतिकारी जिया पोल मरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले ये करते रहिए। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान किसके साथ शुरू हुआ था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करे। ठीक, तो उसके बाद ये पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मैं पहले कह देता हूँ क्योंकि महिलाओं की आवाज इन्होंने उठाई। इनका नाम प्रमुख ये पढ़ सकते हैं आप। क्रांतिकारी पत्रकार जिया पोल मरा ने अपने अखबार लामी द पब्लिक, मतलब जनता का मित्र, ये याद रखना। अखबार कौन सा था? जनता का मित्र या लामी द पब्लिक में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। क्या कहा इन्होंने? जिया पोल मरा ने क्या कहा? जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हर्ष अमीर
का करेंगे। ये आपको बताएं, इसका समाचार पत्र लामिद प्लस से उद्भत, ये इससे निकल गए ये वाणी। ठीक, राजनीतिक प्रतीकों के मायने ये दे सकते हैं कि टूटी हुई जंजीर, मतलब टूटी, ये बार बार 10वीं में तो पूछते हैं, पता नहीं, पर इसमें भी पूछते हैं। टूटी हुई जंजीर का मतलब दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी मतलब उनकी आज़ादी का प्रतीक। टूटी हुई जंजीर मतलब आज़ादी का प्रतीक है। और छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, इसका अर्थ क्या है? बर्छीदार गट्ठर मतलब अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद तीसरा था, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, मतलब सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। सूर्य की किरणें है ना, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। अगला है राजदंड, सही सत्ता का एक प्रतीक है राजदंड। ठीक, उसका अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप, मतलब सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, खुद की मतलब सही है ये कि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। इसके बाद लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहली पहनी जाने वाली टोपी, लाल टोपी जो स्वतंत्र होने के बाद पहली बार पहनी गई। उसके बाद नीला सफेद लाल, मतलब फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन सा था? नीला सफेद लाल राष्ट्रीय रंग। इसके बाद डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप था ये आपको दिख रही होगी स्त्री। इसके बाद विधिपंथ, ये कानून सबके लिए सम्मान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ठीक, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक सेकंड टॉपिक कंप्लीट। 21 मिनट की क्लास कल भी हुई थी, आज हुई है। ऐसे पार्ट आते रहेंगे लगातार। आपकी 9th क्लास कौन कराता है? क्लास 9th की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक, और कोई नहीं कराता है, वो सिर्फ मैं कहता हूँ 10th और 12th की कराते हैं यूट्यूब पर तैयारी। और 9th का और 11th का कोई 9th और 11th का कोई नहीं सोचता है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।